अब अपन बात करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती है, तो ठीक है, जैसे पैरासीटामोल, पेन किलर तक तो समझ आता है, लेकिन आजकल एंटीबायोटिक, एंटीवायरल्स, इवन स्टीरॉइड्स का बहुत एब्यूज़ हो रहा है, और स्पेशली बच्चों में। पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? एंटीवायरल्स और स्टेरॉइड्स तक तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि भाई आप एंटीबायोटिक्स जब भी दवाई आप ले रहे हैं तो आप अपनी अप्रोच पर लेके अपना ही रिस्क बढ़ा रहे हैं कि बच्चा दिन में तो एक्टिव है, खेल कूद रहा है, तो कहीं ना कहीं उस खेल कूद के वजह से रात को उसको हरारत होकर फीवर चढ़ रही है, ऐसा भी है। इसमें ये है कि जनरली जो ये सीजन है इट्स मोर ऑफ वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो दिन में खेला है मतलब कोई ना कोई वायरल लोड बच्चा लेके आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका जिंक पॉड पे। क्या आपके घर में छोटे बच्चे हैं और बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं? तो आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर निमिष खत्री। डॉक्टर साहब, आपका फिर से स्वागत है जिंक पॉड पे। थैंक यू। हमारे इनिशियल डेज में जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था तब भी आपका वैल्यूएबल इनपुट आया था हमारे पॉडकास्ट पे, और हम चाहते हैं वैसा ही वैल्यूएबल इनपुट इस बार भी आए और हम इस वार्तालाप को खूब आगे बढ़िया चर्चा करें। और मौसमी बीमारियां और बच्चे आजकल जितने बीमार पड़ रहे हैं उसको लेके कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हैं और आंसर्स आपके पास होंगे ज़रूर। नहीं होंगे तो आप तैयारी करो, सबके आंसर्स चाहिए। आज पब्लिक जनता जो है वो आज आंसर्स मांग रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद बच्चा हर दिन बीमार हो रहा है, हर महीने बीमार हो रहा है, पेरेंट्स जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल मन में रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज अपन उन सवालों का जवाब जितनी हद तक दे सकते हैं दें। शुरू करें? जी श्योर। सबसे पहले तो एकदम बेसिक चीज़ से शुरू करता हूँ कि कहते हैं कि कई बार बच्चे जो है ना डॉक्टर को विलियन बना देते हैं कि दवाई ले ले चुपचाप, वरना डॉक्टर पास ले जाऊंगा तो इंजेक्शन लगा देंगे। तो एक वो जनरल पर्सपेक्टिव है, हालांकि बच्चे बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। ये बताएं कि ऐसे सिचुएशन में आप उनको कैसे जीतते हो? हाउ यू विन ओवर देम? देखिए हरीश, इसमें मैं ये कहता हूँ कि जो भी डॉक्टर और पेशेंट रिलेशनशिप है, अभिभावक आते हैं, लोग आते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो उसमें जनरली विलेन बनाने वाले एक्सपीरियंसर लोग होते हैं। जैसे मान लो किसी के पॉजिटिव फीडबैक्स हैं तो उनके लिए कहते हैं वाह हमारा काम हो गया, नेगेटिव फीडबैक्स हैं तो वहाँ विलेन बन जाते हैं। बट आपके इस पर्सपेक्टिव में अगर बच्चों का कहूँ तो मैं कहूँ जैसे कि अपन खेत में वो नहीं होता स्कैर करो या बीजू का डराते हैं स्कैर करो जो, तो बेसिकली हम डराने में ज़्यादा वो रहता है। और हाँ, नो डाउट लोग कहते हैं कि भाई मान जा, डॉक्टर साहब आप मना करो, बोलो उसकी टॉफ़ी नहीं खाएगा, या इसको मना करो ये नहीं करेगा, या इसको इंजेक्शन लगा देंगे। ठीक है, इससे काम अगर बनता हो तो ठीक है, लेकिन हाँ ये तो एक नेगेटिवली पॉजिटिव फीडबैक है हमारे लिए। बिफोर गोइंग टू मेन टॉपिक, एक और हल्का फुल्का लाइट सा कॉमेडी क्वेश्चन कि ऐसा कोई इंसिडेंट कोई आप अगर बता सको कि कोई बच्चा आया है उसने अपनी ऑनेस्टी में कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे आपकी भी हंसी निकल गई हो, ऐसा कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे? या शायद ऐसा जो आपको बुरा लग गया हो? एम्बैरेसिंग अगर मैं बताऊँ तो हल्का सा कि ये सिचुएशन हुई थी मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, जब मैं एमडी कर रहा था महाराष्ट्र में। तो इनिशियली हम सबको बता के बच्चों को आईवी लगाना होता है, मतलब आईवी लाइन पुट करते हैं ताकि इंजेक्शन आराम से जा सके जब भी बच्चा एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर। तो मराठी हमको ज़्यादा आती नहीं थी वहाँ पे उन दिनों शुरुआत के अंदर। तो मैंने एक बच्चे को जो जैसे था कि भी पकड़ना है, बच्चे हाथ हिलाते हैं, लगाया, और तो लगाया तो उसने कुछ बोला मराठी में, तो सागस फास सब हंसने लग गए, मेरा कंसल्टेंट हंसने लग गया, सब हंसने लग गए। फिर मैं बाद में पूछा तो उन्होंने लोकल लैंग्वेज में मेरे को कोई अपशब्द गए थे जिस कारण से वो बच्चा मेरे को उस चीज़ से वो कर रहा था। तो हालांकि वो एक लाइट नोट पर ही था कि जैसे नॉर्मली कुछ कहते हैं तो ठीक है, एक बार उस चीज़ का एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है, बच्चे हैं तो अपनी फीलिंग्स तो ट्रूली एक्सप्रेस करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा बच्चे बहुत ऑनेस्ट होते हैं। तो हंसी भी आई, थोड़ा एम्बैरेसमेंट भी हुआ, ठीक है। तो चालू करते हैं। मेन जो मेरे मन में भी सवाल है, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, डे वर्सेस नाइट का जो डायलेमा चल रहा है कि दिन में तो मेरा बच्चा खेलता है, कूदता है, मामूली सा फीवर रहता है, रात होते ही उसका फीवर तेज होता है, उसको कफ शुरू हो जाता है और उसके बॉडी पेन होने लग जाते हैं, सांस में दिक्कत होने लग जाती है। तो ये जो डे वर्सेस नाइट का जो सीन है वो एक्सप्लेन करें। जनरली देखिए इसमें डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट है, अगर इस सीजन की बात करें तो रात को टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर गिरने से जो कोल्ड एक्सपोजर जो हो सकता है, जैसे नाक से हम हवा और लेते हैं, तो उससे भी वो चीज़ ट्रिगर होती हैं, एलर्जेंस ट्रिगर होते हैं, इम्यूनिटी उस टाइम ब्रेक होती है, तो खांसी उस टाइम बढ़ सकती है या वो फीवर का रूप ले सकती है।
और अगर एकदम फिजियोलॉजिकल रूल साइंस के रूप से देखें तो रात के टाइम हमारा क्या शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, उसका लेवल नीचे आता है। कॉर्टिसोल जब नीचे आता है तो बॉडी की इम्यूनिटी गिरती है, फाइटिंग पावर बॉडी कम हो जाती है। तो और जो बच्चे 6 साल से नीचे हैं उनमें ऑलरेडी इतनी इम्यूनिटी बनी भी नहीं होती कि इस चीज़ को वो ओवरकम कर पाएँ। तो इसलिए हमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो टेम्परेचर और दूसरा ये जो हार्मोन का डिसरेगुलेशन हो जाता है इस कारण से। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे इसी क्वेश्चन में है कि बच्चा दिन में तो एक्टिव है, खेल कूद रहा है, तो कहीं ना कहीं उस खेल कूद के वजह से रात को उसको हरारत होकर फीवर चढ़ रही है, ऐसा भी है? इसमें ये है कि जनरली जो ये सीजन है इट्स मोर ऑफ वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो दिन में खेला है मतलब कोई ना कोई वायरल लोड बच्चा लेके आया है अंदर अपने, ठीक है। सरफेसेस टच करना, बच्चों से मिलना करना, हाइजीन का जो एक फैक्टर अपन लेके चलते हैं कि हर टाइम भाई हाथ वॉश होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो इससे बच्चों में क्या वायरल लोड बहुत बढ़ता है। इसलिए उसका इम्पैक्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा, 6 साल से नीचे के बच्चों में बहुत जल्दी बढ़ता है। दूसरा अपन बात करते हैं, एक और मेरे ख्याल से ट्रेंडिंग टॉपिक है, कोल्ड वर्सेस फ्लू। तो पहले तो हमारी जनता को आप एक्सप्लेन करें कि कोल्ड क्या होता है और फ्लू क्या होता है। कोल्ड नॉर्मल लैंग्वेज में सर्दी जुकाम, गला खराब, ठीक है, रनिंग नोज जैसे हो गया, छींके आना हो गया, ये कोल्ड हो गया, ठीक है। और फ्लू जो सबने देखा है कोविड टाइम से, जो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो चीज़ों में आया है कि भाई कोविड, तो फ्लू जो है एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसमें सीवियरिटी इस चीज़ की जनरली होती है कि भाई ये सब उसमें भी होता है, बट एक मल्टीपल टाइम एक्सपोज होके होता है कि भाई खांसी भी तेज़ हो गई, बुखार भी तेज़ आया, बॉडी पेन्स भी बहुत होते हैं, तो वो कैटेगराइजेशन फ्लू का होता है। और फ्लू की जो पकड़ है वो बहुत जल्दी आती है बॉडी के ऊपर, बहुत ही जल्दी, कुछ ही घंटों में वो अपना असर प्रचंड रूप से दिखाने लग जाता है एज़ कम्पेयर टू अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये है फ्लू जो वायरल ओरिजिनेट से होता है। बच्चे आजकल बीमार होते हैं तो पेरेंट्स का फर्स्ट एक्शन मेरे ख्याल से ये होता है, वो जाते हैं केमिस्ट के पास, उसको बोलते हैं यार मेरे इतने साल का बच्चा है, उसको ये प्रॉब्लम हो, तो केमिस्ट अपने तरफ से दवाई निकाल के दे देता है। मेरे ख्याल से बहुत कॉमन है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है? अगर मैं पेरेंट्स के तरफ से बात करूँ तो उनका बच्चा अगर ठीक हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया जी, और अगर ये देखें दवाई दे दी लेकिन ठीक नहीं हो रहा तो बस तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचे, क्योंकि आप ना दवाई बेचने वाले को ये नॉलेज है और ना दवाई खरीदने वाले को ये नॉलेज है कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं एग्जैक्टली बच्चे पर क्या इफेक्ट करने वाली है या क्या डोजेज में जानी चाहिए। देखो डोजेज तो एक चीज़ है ही, बट आजकल कुछ मेडिसिन के ऊपर डोजेज फैक्टर लिखे होते हैं, वो मेनली पैरासिटामोल होती है, इस पर लिखा होता है, एंटीबायोटिक्स पे नहीं होता, कई एंटी एलर्जिक्स पर नहीं होता, खांसी सिरप पर भी नहीं होता। अगर आप वो देख के देते भी हैं किस चीज़ को लेके, तो फिर भी आपको ये नहीं पता कि आपको एग्जैक्टली क्या ट्रीट करना है ना। आप तक एक्सपीरियंस से जा रहे हैं कि भाई कभी डॉक्टर ने पर्ची पे लिख दी दवाई, इससे बाद लास्ट टाइम बच्चा ठीक हो गया था तो इस बार मैं रिपीट दे दूं। उस टाइम डॉक्टर ने कुछ कंक्लूड करके दिया होगा ना कि भाई क्या देना है क्या नहीं देना है। आप ये दे रहे तो कहा जब तक ठीक हो रहा है तो ठीक है, पर मान लो ठीक नहीं हो रहा है, दवाई आप दिए जा रहे हो, फिर ओवर द काउंटर दवाई लेके आ रहे हैं फार्मेसी पे जाके, तो वो ठीक नहीं। तो ये जो ठीक नहीं होने वाला जो सिनेरियो है, तो इसमें जो वो टाइम वेस्ट हो गया, अब जो डिलेड ट्रीटमेंट है उसका क्या रोल रहता है, या वो किसकी सिवियरिटी क्या रहती है? इनिशियल स्टेप मतलब अपन ये देखा कि मान लो वायरल से स्टार्ट हुआ, तो 2 से 3 दिन में वायरल में ठीक होने के चांसेस होने लग जाते हैं मैक्सिमम टाइम। हर बार नहीं होना पॉसिबल नहीं है फ्लू के अंदर ऐसा होना, नॉर्मल कोल्ड में तो हो जाता है, अगर फ्लू हो गया तो कुछ भी तरह का रूप दिखा सकता है। बिल्कुल। अब ये इस टाइम आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं लाके ओवर द काउंटर से, फिर एक फेज निकल गया, 3 दिन 5 दिन निकल गया, आराम नहीं हुआ, फिर वो सुपर इन्फेक्शन में बदल जाता है, फिर वो बैक्टीरिया का रूप ले सकता है, फिर उस टाइम में आप वही चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर वो एक बार जब वो स्थिति आ जाती है तो वहाँ से रिवर्ट बैक होना घर पे तो पॉसिबल नहीं है, सीधा फिर आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे या डॉक्टर कंसल्ट करने पहुँचेंगे, फिर वही कहते हैं कि कब से बीमार है, बहुत दिन हो गए, करते कराते फिर वो एंटीबायोटिक्स का फिर वो बढ़ाना पड़ेगा, फिर उनकी वही हो जाती है कि डॉक्टर तो हम एंटीबायोटिक्स लिख रहे हैं, हम तो ऑलरेडी एंटीबायोटिक दे चुके हैं, फिर वो डिलेमा हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो भी बेटर है आप शुरुआत से ही एक गाइडेड अप्रोच या एंटीबायोटिक्स लें, दवाई लें तो बेटर रहेगा ना। कुल मिला के हम अपनी जनता को यही कहना चाहेंगे कि अगर बच्चा बीमार हो तो सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, ओवर द काउंटर मेडिसिन अवॉइड करें, प्रॉपर पेडियाट्रिशियन को दिखाएं और उसी से इलाज करवाएं। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, सही कहा मैंने? वही का डिपेंड करता है वो लोग क्या चाहते हैं। बात तो सही, चाहते तो ये कि बच्चा ठीक हो जाए, बच्चा ठीक हो जाए।
अब अपन बात करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं, तो ठीक है, जैसे पैरासीटामोल, पेन किलर तक तो समझ आता है, लेकिन आजकल एंटीबायोटिक, एंटीवायरल्स, इवन स्टीरॉइड्स का बहुत एब्यूज़ हो रहा है, और स्पेशली बच्चों में। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके, कि मतलब पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? एंटीवायरल्स और स्टेरॉइड्स तक तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि भाई आप एंटीबायोटिक्स जब भी दवाई आप ले रहे हैं तो आप अपनी अप्रोच पर लेके अपना ही रिस्क बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। आप डॉक्टर की पर्ची में लिखवा के रहेंगे तो कम से कम आपको एक्सप्लेनेशन देगा ना कि भी आप ये चीज़, ये एंटीबायोटिक आपको इस टाइम लेनी है, या एंटीवायरल आपको इस चीज़ के लिए लेनी है, या स्टेरॉइड आपको इसके लिए लेना है। और सब जानते हैं कि भी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या स्टेरॉइड लेने के बाद में कुछ लोग एक्सप्रेस हो जाते हैं कि भाई हमने इस टाइम ये दवाई ली थी, हम तो बढ़िया हो गए थे। वो पर्चा महीनों, 3 महीने, 6 महीने, साल भर तक पड़ा रहता है और वही ले लेके पहुँचते हैं। तो हमारे यहाँ फिर रेगुलेशंस भी उस चीज़ को लेके नहीं। बिल्कुल, ये मैं बात करना चाहता था कि अपने यहाँ ओवर द काउंटर के कुछ रेगुलेशंस है नहीं, स्पेशली एंटीबायोटिक एब्यूज मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में इंडिया से ज़्यादा कहीं नहीं है। वही से रेगुलेशंस वाली बात है। हम आज इस सिनेरियो में बैठ के हम रूल्स रेगुलेशंस हम नहीं डिसाइड कर सकते, इसके प्रोस कॉन्स हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो चीज़ नहीं है। हाँ, मैं तो कॉन्स मानता हूँ, मैं इसका कुछ प्रो मानता ही नहीं। कॉन्स यही है हरीश की, अब देखिए, अब जो देखो बिजनेस तो है ही यहाँ पे ना, बेच रहा है उसके लिए बिजनेस है, खरीदने वाले के लिए लॉबी है, बहुत बड़ी लॉबी है, चीज़ है, ठीक है। बट इसमें टाइटनिंग वहीं ज़रूरी है रेगुलेशंस की जहाँ पर पेशेंट बेनिफिट हो, नुकसान नहीं। आप स्टेरॉइड लेके ये सोच के जा रहे हम स्टेरॉइड लेंगे हम ठीक हो जाएंगे, भाई आपको नहीं पता ना स्टेरॉइड एक्चुअली करने वाला क्या है। आपको स्टेरॉइड को किस पैटर्न में देना है, किस डोजिंग में देना है, कितना लंबा देना है, नहीं देना है। जिस टाइम आप स्टेरॉइड लेने वाले हैं, पास्ट एक्सपीरियंस है उस और आज प्रेजेंट डेट में पास्ट एक्सपीरियंस आपको नुकसान कर जाए, तब आप क्या करेंगे? डॉक्टर निमिष, मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है। एक बहुत बड़ा, जब मेरे अंदर भी एक कन्फ्यूज़न सा है, मैं अपने बच्चों को भी बड़ा होते हुए देख रहा हूँ। बचपन से उन्हें सिरप लेने में बहुत प्रॉब्लम थी। सिरप लेते ही वो कहते हैं मुझे वॉमिट हो रही है या टेस्ट पसंद नहीं है। तो छोटे बच्चों की मेडिसिन ज़्यादातर सिरप फॉर्मेट में आती है, नहीं होती है तो इंजेक्शन देते हैं। तो मेरे बच्चे रेडिली इंजेक्शन लगवाने तैयार हो जाते थे। लेकिन चलो, ये हो सकता है अनकॉमन केस हो, जनरली बच्चे इंजेक्शन से डरते हैं। आपके हिसाब से सिरप और इंजेक्टेबल में कौन सा बेटर है, क्या लेना चाहिए, या दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या सिम्टम ट्रीट करना है, सिरप्स फर्स्ट लाइन पर हमेशा इफेक्टिव रहती हैं। मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। उसमें ज़रूरी ये है कि बच्चे की, जैसे कि मैंने पहले भी एक बार डिस्कशन हमेशा करता हूँ हर जने के साथ में, चाहे बीमारी कोई भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप पहले ये देखना उसकी एक्टिविटी कैसी है। एक्टिविटी ठीक है, फीवर है, कफ है, सिरप काम कर जाएंगी। ठीक है, मान लो डिजीज़ बढ़ जाता है, एक्टिविटी कम हो जाती है, कुछ है, तब भी अपन ओरल कंटिन्यू कर सकते हैं। समटाइम वो थोड़ा टाइम ले लेती ठीक होने में। अगर ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाए जहाँ पर ओरल इनटेक ना हो, कुछ खा पी भी नहीं पाएँ, लेथार्जी मतलब बहुत थकान होने लग जाए बच्चे को और नहीं हो, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि भाई ओरल रूट पॉसिबल नहीं है तो इंजेक्टेबल दो, तो उसका आगे जाता तो एक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है इस चीज़ को लेके। अब ऐसा सच है जैसे आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे सिर्फ नहीं पी के इंजेक्टेबल लगा लेते थे, तो भाई बेटर ये तो कंप्लायंस अच्छी हो गई ना। तो इसमें कंप्लायंस भी चाहिए, हर जना इंजेक्टेबल के लिए रेडी नहीं होता। कोई बात आ जाएगी कि विलेन है, हाउ है, या डॉक्टर साहब तो जाते इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, डॉक्टर जाते इंजेक्शन लगाते हैं चीज़ को लेके। तो इसमें इतनी कैटेगरी बेस्ट है कि इंजेक्टेबल वहीं ज़्यादा ज़रूरी है जब आपका बीमारी का जो एक पैमाना है वो थोड़ा इतना बढ़ चुका है, जो ओरल से ठीक नहीं हो रहा, आपको एंटीबायोटिक की जो पावर है यानी स्पेक्ट्रम है वो बढ़ाना है। लोग जल्दी सोचते हैं कि पावर बढ़ा, हाई पावर दे। बेसिकली हाई पावर का मतलब ये है कि एंटीबायोटिक्स अलग अलग स्ट्रेन्स की होती हैं, आपको स्पेक्ट्रम बढ़ाना पड़ता है ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, कितने बैक्टीरिया पर इफेक्ट हो सके। तो इंजेक्टेबल वहाँ का रोल वहाँ पर प्ले होता है। अगर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ओरल फॉर्म में रहती हैं, वो अगर ठीक नहीं होती तब भी इंजेक्टेबल शिफ्ट होते हैं, तो वो उसका असर बेटर देखने को मिलता है। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर कब आता है कि अब बच्चे को एडमिट करना पड़ेगा? यही चीज़, बच्चा एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो जाए, खाना पीना नहीं है, या बहुत उल्टियाँ हो रही है, डिहाइड्रेशन हो गया है, या ब्लड रिपोर्ट्स कुछ ऐसी हो। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ क्लिनिकल साइंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ब्लड रिपोर्ट्स। ओके। अगर नॉर्मल सीबीसी की बात करें, टीएलसी बढ़ा हुआ है कि 20,000 25,000 है, काउंट्स बढ़े हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए हैं, तो उसकी मेरे लिए वैल्यू तब है जब मैं, जैसे मान लो आपको देख रहा हूँ, तो भाई आप कैसे ही बैठे हैं, आपका पोस्चर कैसा है मेरे सामने से पेशेंट होके, तो उस पर डिपेंड करता है कि देना है कि नहीं। हम तब भी ओरल पर मैनेज कर सकते हैं।
इंजेक्टेबल पे तभी आएंगे जब आप पेशेंट में कोई एनर्जी नहीं बचे, खाना पीना बिल्कुल नहीं पा रहा, ओरल इंटेक ही नहीं, तो बॉडी फाइट नहीं कर सकती, तो इंजेक्टेबल फॉर्म बेटर हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन करना ही बेटर रहता है, तब हम इंजेक्टेबल शिफ्ट होते हैं। उस एमरजेंसीज़ के लिए हॉस्पिटल्स बने हैं, तो उसी कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन होना मेरे हिसाब से बेटर है। डॉक्टर निमिष, मेरा आज अगला जो क्वेश्चन है ना, वो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ऑफ द कंट्री है, स्पेशली कोविड के बाद में। परसिस्टेंट कफ, बच्चे को बुखार हुआ, बीमार हुआ, सब ठीक हो गया, लेकिन कफ ख़त्म ही नहीं हो रहा, महीनों तक रह रहा है। मेरे ख्याल से आपके पास भी डेली बहुत पेशेंट्स आ रहे होंगे, अपन भी आसपास देख रहे हैं, यार इसको बुखार हुआ था 1 महीने पहले, बुखार तो ठीक हो गया लेकिन कफ अभी तक हो रहा है, ये क्या चल रहा है? इसको बहुत लोग आजकल जैसे कि टर्म्स जैसे लॉन्ग वायरल बोलते हैं, लॉन्ग वायरल, हाँ ठीक है, जैसे कि या पोस्ट वायरल इलनेस बहुत लोगों की जनरली, ये कोविड के बाद बढ़ी है। हाँ जी, इसके पीछे कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को बहुत लोगों ने इस चीज़ के कारण इनको परेशानी हो रही है, बच्चों बड़ों सभी को। रीज़न ये था कि जब कोविड आया तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम हम सब मास्क पहन के घूमते थे, तो मास्क पहनने से और वो सैनिटाइजर से रीज़न क्या था कि हमारे पास पैथोजन का इनटेक अंदर आना बहुत कम हो गया था हमारे खाना, तो वायरस बैक्टीरिया हमारे पास आते ही नहीं थे 2-3 बार नहाना। जैसे मैं हॉस्पिटल में था तो ड्यूटीज़ पे जाते करते थे, तो मुझे पता है मेरे को वापस आके नहाना भी है और वो सब चीज़ें करनी है। बाबर हैंड वॉश तो आपको भी पता है कि हर जगह सैनिटाइजर रखे गए थे, और मास्क पहनना मैंडेटरी था चाहे हर चीज़ को पहने। तो उन 1 साल 2 साल के अंदर मास्क कंटिन्यू पहनने से ये हुआ कि हमारी बॉडी सेंसिटाइज होना कम हो गई, बच्चों की और बड़ों सबों की। तो जब इन्फेक्शन नहीं होता तो हमारी इम्यूनिटी मेमोरी सेल्स नहीं बनाती उससे फाइट करने के लिए। अच्छा। और 6 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही इमेच्योर होता है। तो जब आप जैसे आपने देखा होगा कि भाई कई बच्चे जो कोविड में हुए हैं, थोड़े उनको परेशानी भी बहुत हुई है इस तरह को लेके कि भी बच्चे आ रहे हैं तो चीज़ का जैसे सब कुछ खुला ना, उनके स्कूल्स खुले या हुआ, तो अब एकदम से स्कूल जाना, इतना एक्सपोजर होना, वापस वो ये सब सैनिटाइजर हट जाना, मास्क हट जाना, तो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन पैथोजन अंदर आने लग गया कि बहुत जल्दी चीज़ें बढ़ने लगी और उसकी रिकवरी उतनी ही लेट होती गई। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो था उसके लिए रेडी ही नहीं था। तो 6 साल के छोटे बच्चे का इम्यून सिस्टम क्या धीरे धीरे रेडी होता है, जैसे उसको इन्फेक्शन की चीज़ें मालूम पड़ती रहती हैं। और अगर ऐसे जो लॉन्ग वायरल की बात करें, जो किसी भी तरह से जब भी वायरल होता है तो खांसी बहुत लंबे टाइम तक जाती है, तो ये होता है कि इतना डैमेज हो चुका होता है तब तक हमारे अंदर लेयर्स को कि उसको रिकवरी में टाइम लगता है। तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को वो चीज़ लेती है, बट वो टाइम के साथ ही ठीक होती है। कोई बहुत एक्टिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे तरह से समझाया आपने, शायद मेरे मन के डाउट भी क्लियर हुए और हमारी जनता के भी नो डाउट क्लियर होंगे कि ये जो लंबी खांसी है ये क्यों हो रही है और इसकी एक्चुअल कारण क्या है, कुछ समझने में शायद आसानी रही होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन भी सर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी हमारे लोगों ने मुझे कहा कि आप डॉक्टर साहब से ये सवाल ज़रूर पूछना। बहुत कॉमन सा ट्रेंड हो गया है नेबुलाइज करना, है ना। तो इसको लेके सबसे पहले जैसे पेरेंट्स को कहते हैं कि आपके बच्चे को नेबुलाइज करना होगा, तो 3 फैक्टर मेरे समझ में आए जो पेरेंट्स को फील होता है। सबसे पहला पैनिक, दूसरा होता है कि यार नेबुलाइजर का मतलब तो स्टेरॉइड, और तीसरा ये होता है कि यार स्टेरॉइड का तो हम रोज़ सुनते हैं, उस खिलाड़ी ने लिया, वो डोपिंग हुई थी, ये हुई थी। तो ये 3 क्वेश्चन मन में बनते हैं, आप तीनों का मुझे जवाब दीजिए और नेबुलाइजर क्यों ज़रूरी है ये भी बताएं। नेबुलाइजर सबको आज के सबको पता है कि कोविड टाइम में नेबुलाइजर बहुत यूज़ हुआ था। नेबुलाइजर जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो मिस्ट है वो ब्रीथ करके आप जनरली अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं। तो लंग्स में जो इफेक्ट चाहिए वो अपने को इफेक्ट उसके लिए चाहिए होता है, तो वो नेबुलाइजर है। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं कि भी अपने को जब सिरप से काम नहीं बनता, जैसे खांसी है और कफ जम रहा है अंदर और उससे अगर नहीं जाता है, तो हम यही देखते हैं कि भाई अब बेटर है नेबुलाइज किया जाए। तो नेबुलाइज करने से दवाई सटीक रूप से लंग्स में पहुंचती है और अपना अच्छा इफेक्ट दिखाती है, तो उससे इफेक्ट जल्दी आता है। तो कुछ लोग इससे ये इंटरप्रेट करते हैं कि स्टेरॉइड से दिया है, कि हर नेबुलाइजर में दवाई स्टेरॉइड ही हो, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, स्टेरॉइड हम तब देते हैं जब डिपेंड करता है कि वो खांसी किस टाइप की है। अब जैसे अब इसको स्ट्रेच करें तो ये होगा जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया या अस्थमा हो गया, तो उस केसेस में नेबुलाइज या ऐसे इनहेलर लेना पड़ता ही है, तभी आपको आराम आता है इस चीज़ से। नहीं तो वो स्टेरॉइड नहीं होते। स्टेरॉइड डिपेंड करता है किस खांसी के लिए, किस तरह की खांसी में अपन दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा अस्थमा, तो अस्थमा में स्टेरॉइड एक बेसिक पार्ट है। ठीक है,
ठीक है, वही बेसिक पार्ट है। अगर उसमें क्या इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, जैसे कॉर्टिसोल की जैसे मैंने बात की थी, तो कॉर्टिसोल अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा होता है इस टाइम, इम्यूनिटी लो हुई भी होती है उस केस में। जो बाहर, जिसको हम ICS बोलते हैं मेडिकल टर्म में, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो कॉर्टिसोल के एक्शन को अपने जैसा बनाता है, तब वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, इन्फ्लेमेशन को हटाने में, सूजन कम करने में लंग्स के अंदर और म्यूकस को हटाने में काम करता है। इसलिए से स्टेरॉइड लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्टेरॉइड, और चूंकि वो जो स्टेरॉइड आप इनहेलेशन से दे रहे हैं वो बहुत ही माइन्यूट माइक्रो क्वांटिटीज़ का होता है एज कम्पेयर टू ओरल स्टेरॉइड्स, और मिस्ट फॉर्म में होता है, तो इफेक्ट भी अच्छा होता है और डोजिंग भी कम देनी पड़ती है, ठीक है। मतलब कुल मिला के नेबुलाइजर हार्मफुल नहीं है, ये हमारी जनता को जानना चाहिए। वो हार्मफुल नहीं है अगर आप सही कारण के लिए दे रहे हैं। फिर वही बात है, ओवर द काउंटर आप, हाँ, पैनिक नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से जब डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि बच्चे को नेबुलाइज कराओ, तो पेरेंट्स को पैनिक नहीं होना चाहिए। मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ हरीश, जो आपने बोला कि जैसे लोग पैनिक हो जाते हैं कि स्टेरॉइड दे दिया, बेसिक एक लेमन टर्म जो लोग आगे से बोलते हैं कि नशे की दवाई दे रहे हो आप इसके अंदर, नशा, आदत बढ़ जाती है इसकी। हाँ, तो पैनिक का कोई एक रीजन उन्होंने अपने मन में बना लिया है, तो उनको क्या नशे की दवाई, तो भी इसमें कोई नशा नहीं होता है। तो इनके सबसे भी तो मिथ ये डिबंक होनी चाहिए कि इसमें नशा कुछ नहीं है। ये एक शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड है जो बहुत बेनिफिशियल है इस चीज़ को लेके, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर रिकमेंडेड अगर दे रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत क्या है? आप तब घबराएं जब आप जा रहे हैं कि लाओ साहब दो दवाई काउंटर पे से अपना लगा के कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो क्या मालूम। स्टेरॉइड की इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग स्टेरॉइड दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसी में तीसरा क्वेश्चन था कि ये स्टेरॉइड्स भी क्या वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ही है जो प्लेयर्स या एथलीट लेते हैं? नहीं हरीश, ऐसा नहीं है। स्टेरॉइड्स को एक जनरल मिथ नहीं बनाना चाहिए कि स्टेरॉइड्स, हर स्टेरॉइड्स की 3-4 कैटेगरीज होती हैं। एक स्टेरॉइड जैसे मैंने बताया कि जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन, वो एक स्टेरॉइड हार्मोन ही है, ठीक है, और वो जो हम जो दवाई देते हैं वो भी उसको मिमिक करके उसका एक्शन करती है। तो ये तो हो गया जो हम इनहेल स्टेरॉइड्स कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की, ये जो होता है, ये होता है जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए होता है, मसल गेन करवाना, वेट गेन करवाना, जो जिम वाले लेते हैं। सिर्फ वही नहीं, खासकर जिनकी जब खाते हैं बॉडी मतलब कि इनका वेट नहीं बनता, तो उनके लिए भी वेट गेन के लिए वो एसेंशियल होते हैं इस चीज़ के लिए। बट वही है कि जब प्रेस्क्रिप्शन किस चीज़ से करा जा रहा है तो वो है, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स टेस्टोस्टेरोन पर काम कर रहा है, जिसका इफेक्ट बॉडी बिल्डिंग और बॉडी की वेट बढ़ाने के लिए होता है, मसल बढ़ाने के लिए होता है। और ये जो स्टेरॉइड्स हैं, इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स, ये कॉर्टिसोल वाले स्टेरॉइड्स हैं जिनका काम बॉडी की इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होता है। डॉक्टर निमिष, अभी अपने विंटर सीजन चल रहा है, तो आपके डेली जो क्लिनिक रूटीन है उसमें 3 कैटेगरी बताएं जिनके पेशेंट्स अभी ज़्यादा आ रहे हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं वही सबसे कोल्ड एंड फ्लू जो है, कोल्ड एंड फ्लू, फीवर, कफ, यही पेशेंट ज़्यादा हैं। बॉडी स्टमक के, क्योंकि मेरे ख्याल से ठंड में खाना पीना शायद गर्मी के एवज में थोड़ा कम हो रहा है शायद। अब गर्मी के कंपैरिजन में ये चीज़ कम है। गर्मी में फूड जल्दी स्टेल हो जाता है शायद। ठंड में बाहर जाके खाना प्रेफर भी कम करते हैं, बिल्कुल पे जाना। तो देखो स्टमक हमारे लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इन्फेक्शन हमें होते हैं, चाहे वो गट रिलेटेड हो ना हो, वो सारा सोर्स उसका स्टमक ही है। तो स्टमक हमारी अगर हेल्दी रहेगी तो हमें इन्फेक्शंस नहीं लगेंगे। तो इन्फेक्शन तो आपको कहीं भी स्टमक से जाके सारे इन्फेक्शन बाकी जगह फैलता है। डॉक्टर निमिष, मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू AI है। आजकल हर फील्ड में AI घुसे जा रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, एजुकेशन हो, मेडिकल में भी हमने कई डॉक्टर से बात करी जो हमारे पॉडकास्ट पे आए, तो सबकी फील्ड में AI आ रहा है। तो मैं आपसे यहाँ पे 2 टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, AI फॉर डॉक्टर्स, AI फॉर पेशेंट्स। इन दोनों के बारे में बहुत ब्रीफली अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले AI फॉर डॉक्टर्स के बारे में बताएं कि आपको AI कैसे मदद कर रहा है, या आपके इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में AI क्या हेल्प कर सकता है। देखिए, AI एक रेवोल्यूशन तो है ही, बिल्कुल सबके लिए एक रेवोल्यूशन है। आजकल की डेट में हम बहुत चीज़ें इससे ईजी हो गई, बिल्कुल हो गई है। मेडिकल स्ट्रीम में AI का बेनिफिट जो सबने देखा और हमने भी पर्सनली देखा वो ये है कि कुछ रिपोर्ट्स को अच्छे से डिबंक कर लेता है।
जैसे कि एक बहुत वायरल हुई थी कि भाई बहुत पुरानी कहीं नोट थी कैंसर की, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बहुत पहले ही पकड़ लिया, वायरल भी हुआ था, वायरल हुआ था। उस पर क्वेश्चन आने लग गया कि विल द डॉक्टर्स विल बी नीडेड इन फ्यूचर फॉर एआई। तो देखिए एआई आपको गाइड कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, और वो एक डॉक्टर की या किसी की भी थिंकिंग को एक्सपैंड करने की, हेल्प करने के लिए बना है, उसके स्ट्रीमलाइन करने के लिए बना है। तो यस इट इज़ रियली हेल्पफुल, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मान लो अपन गूगल करते हैं चीज़ों को, तो उसमें एक बार में एक या दो चीज़ एक्सप्लेन हो सकती है। अगर आपको अच्छी प्रॉम्प्टिंग आती है, यू नो हाउ टू गिव अ प्रॉम्प्ट कमांड टू एन एआई, आप उससे एक बहुत अच्छा आंसर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके पास इतना डाटा बेस है, इतने जर्नल्स आर्टिकल्स से वो इतना ओवरथ्रू एक साथ हो सकता है, जिसको 3-4 चीज़ों को एक साथ डिबंक करके एक साथ चीज़ें अप्लाई करवा सकता है। तो ऐसी चीज़ों को लेके काफ़ी चीज़ें मेडिकल स्ट्रीम में हेल्पफुल होती हैं। अब इसमें मैं पर्सनली अब तक एआई का यूज़ नहीं किया है, फ्रैंकली मेडिकल स्ट्रीम के लिए तो नहीं किया है। यहाँ बायसनेस की एक चीज़ आ जाती है कि बायस तो नहीं होगी इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लिनिकल थिंकिंग ज़्यादा प्रॉम्प्ट रहे एआई की थिंकिंग से, तो मैं यहाँ पे इस को मैटर करता हूँ। तो मैं पर्सनली अभी तक मैंने एआई को एज ए मेडिकल टूल यूज़ नहीं किया है। थैंक यू फॉर द ऑनेस्ट व्यूज़। अब एआई फॉर पेशेंट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे, उसके में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसे प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, चैट जीपीटी में डालते हैं, वो उसका एनालाइज करके बताते हैं कि ये चीज़ की है, ये दवाई है। एक तो वो पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा आजकल देखते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट ही डाल देते हैं, ब्लड टेस्ट कराए उसकी रिपोर्ट ही डाल दी चैट जीपीटी में, फिर चैट जीपीटी एनालाइज करके बताता है कि फलाना 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 है, ये है, इसके लिए इस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इस स्ट्रीम के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और पॉसिबल ट्रीटमेंट भी बताता है ये। तो पेशेंट कहीं इसका मिसयूज़ तो नहीं कर लेंगे? हर चीज़ की एक मिसयूज़ है। तो एआई जो पेशेंट्स या जो अपने नॉलेज के लिए मेडिकल स्ट्रीम से जाके देखते हैं कि भाई हमारे ये रिपोर्ट्स, इसमें नो डाउट वो बताता है कि आपकी रिपोर्ट्स में ऐसा है, सीबीसी में ऐसा है, एमआरआई में ऐसा है, सीटी स्कैन में ऐसा है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ये चीज़ लिखी हुई है, दवाई लिखी हुई है, दवाई की डोज तक लिखी होती हैं, नॉन मेडिको को एक्सप्लेन भी करता है कि इसका मतलब क्या है, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, और लोग इसको डिबंक करते हैं सामने आके डॉक्टर के आगे, भाई हमने ये चीज़ देखी है इस चीज़ को लेके। लेकिन वो एक चीज़ इसमें गौर नहीं करते, हर बार उसकी एक प्रॉम्प्ट लाइन कमांड में पास लिखा आता है कि भाई डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूरी है। ठीक है, आप उससे मेडिसिन की डोज भी पूछ लो, बता देगा। ठीक है, आप उसमें वेट डाल दो, बता देगा, सब आ जाता है उसके अंदर। बट आपको वो ये नहीं बता सकता ना कि आपको ये एंटीबायोटिक किस चीज़ के लिए देनी है। आपको ड्यूरेशन बता देगा ना कि भाई सुबह शाम दो, वेट दे दो, आपको किस काम के लिए देनी है ये तो नहीं पता ना उस चीज़ को लेके। अगर आप रिपोर्ट्स को भी डिबंक कर रहे हो, जैसे मैंने बोला 25,000 काउंट्स हैं आप, जैसे मैंने डिस्कस किया था, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो बहुत बड़ी ड्रास्टिक चीज़ होगी। मैंने कहा ना कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं क्लिनिकली, तो एआई क्लिनिकली नहीं देख सकता, वो गाइड कर सकता है, सिम्टम्स जो इमरजेंसीज मैनेज नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। आपको जो चीज़ बताएगा उसका एक क्लिनिकल क्राइटेरिया में क्या वैल्यू है उसको वो नहीं पता। वो आपको हाथ लगा के नहीं देख सकता कि आपका टेम्परेचर कितना है कि नहीं है, बुखार चाहिए कि नहीं चाहिए, दवाई लेनी कि नहीं लेनी, आपकी छाती जमी हुई है कि नहीं जमी हुई, वो आपको स्टेथोस्कोप लगा के नहीं देख सकता, आपकी पल्स चेक नहीं कर सकता, आपका बीपी चेक नहीं कर सकता। और आप उसको हाइपरटेंशन की दवाई या ऐसी कोई दवाई ऐसे लाल कर दो कि हमें ऐसे लेनी है, तो आपको कैसे जज करोगे ये करा के लिए, मतलब अपने आप को ऐसे ट्रीट कर लेंगे, आप ट्रीट कैसे करोगे? आप ट्रीट क्लिनिकली हो सकते हो, और डॉक्टर एआई की असिस्टेंस ले सकता है अपनी थिंकिंग एक्सपैंड करने के लिए। तो मेरा एक बेस कहना यही है कि आप एआई को ऐसे यूज़ करो जिससे आपकी थिंकिंग एक्सपैंड हो, आपको सोचने में और मदद मिले, आप और पॉइंट्स की तरफ गहरी सोच कर सको। इस तरह से एआई को आप यूज़ करें। आप एआई का मिसयूज़ अपने को ट्रीटमेंट करने के लिए करें तो जहाँ तक कहीं से भी वैल्यूएबल रिजल्ट्स नहीं देने वाला। बिल्कुल। तो एआई पे रिलाई नहीं करके अपने डॉक्टर से ही संपर्क करें, उसी में ज़्यादा फायदा है। वही बात है कि जहाँ हमको ठीक लगे। ये भी सही है। थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी, आप बता रहे थे इम्यूनिटी के बारे में। हाँ जी। तो आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे एड्स हैं, टीवी पे भी ऐड आते हैं कि ये खा लो, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। रेडीमेड सॉल्यूशन आ गए, कुछ गमीज़ आ गए, कुछ टैबलेट्स आ गए कि इनसे इम्यूनिटी बढ़ती है। और मेरे ख्याल से वो जो सप्लीमेंट्स है वो एक रेगुलर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं लिखता है। वो जनरली मैं देखता हूँ कि वो अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से बिक रहे हैं वो प्रोडक्ट। उन प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताओ।
जैसे कुछ गमीज आ रही है आजकल, बहुत कॉमन सुनने में आता है, हाँ, इम्यूनिटी गमीज जो है, उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इम्यूनिटी गमीज आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे डायरेक्टली, ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, यही जानना था मुझे। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बताया आपको कि हमारा स्टमक जो है, स्टमक हमारा स्टोर हाउस है इस चीज़ को डिसाइड करने वाला, क्योंकि 70 to 80% इम्यूनिटी हमारी स्टमक से आती है। तो स्टमक में हमारे कुछ अच्छे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया वाली बात जैसे करते हैं, माइक्रोबायोम्स जो होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसको डिबंक करती हैं कि कैसे इम्यूनिटी आनी है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो जैसे वो सेल्स, जिसके कारण उस सेल्स को नॉलेज नहीं होती, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, मेमोरी नहीं होती। जैसे जैसे कोई पैथोजन आएगा, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अटैक करेगा बॉडी पे, वो लाइनिंग पर जाएगा स्टमक की, तो उसको पता पड़ेगा, फिर मेमोरी बनाएगा उस पर ऐसे फाइट करना है, ये हमारे काम का है या ये हमारे काम का नहीं है। तो इस तरह से इम्यूनिटी धीरे धीरे बिल्डअप होती है चीज़ों को लेके। अब इम्यूनिटी का मेन फैक्टर तो यहाँ से आता है। ठीक है, अब आप जो बात कर रहे हैं वो सप्लीमेंट्स होगी जो जनरली डेफिशिएंसीज को लेके क्रिएट होगी, चाहे वो मल्टीविटामिन्स डेफिशिएंसीज हो, मिनरल डेफिशिएंसीज हो, या इम्यूनिटी जो आप बूस्ट बता रहे हैं, तो बेसिकली उसमें होता तो ये सभी है उन गमीज और में, और तो क्या, या फिर और एक्स्ट्रा चीनी हो सकती है, और तो कहने की बात करें तो इम्यूनिटी बूस्ट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप में कोई विटामिन डेफिशिएंसीज होगी, मिनरल डेफिशिएंसीज होगी, तो आप जब उसको इवेल्युएट करोगे तब जाके आप वो जो गमीज जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनी हुई हैं, तो उसको डेफिशिएंसीज को ट्रीट करने के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। फिर आपकी जब डेफिशिएंसीज ठीक होती हैं तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। तो डेफिशिएंसीज या तो आप डाइट से क्लियर करें, ठीक है, अगर आप ऐसे क्लियर नहीं होती हैं तो आज की डेट में देखो सर, प्योरिटी का एक बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है। वेजिटेरियंस के लिए B12 बड़ा वो हो जाता है, विटामिन डी सबका वो है। तो D3 और B12 की अगर वैल्यूज मालूम होगी तभी तो आप उनको सप्लीमेंट करोगे ना। अब इसमें भी अगर ओवर द काउंटर आप विटामिन डी भी ले रहे हो, या चलो कुछ लोग आजकल इतने नॉलेजेबल हो गया कि समझते हैं भी धूप से आती है, तो भाई वो धूप भी आप पता नहीं चाहिए कौन सी धूप लेनी है, कौन सी धूप और किस फैक्टर में काम करेगी। ऐसा नहीं कि दिन भर धूप में बैठोगे तो आपका विटामिन डी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इम्यून बूस्ट का रीजन इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, डाइट, रेस्ट, न्यूट्रिशन। अगर एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी तरह के सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, वही है, अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो आइडियल चीज। मैं एक वर्ड बताता हूँ, नथिंग इज आइडियल इन अ रियल वर्ल्ड। तो कोई चीज़ आइडियल नहीं हो सकती किसी चीज़ को लेके। तो हाँ, डेफिशिएंसी ट्रीट करने के लिए आप ये सो कॉल्ड जो आप गमीज की बात कह रहे हैं, या फिर जो मल्टीविटामिन्स मिनरल्स की बात करें, इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ उसके बूस्ट करके इसमें चले। लेकिन एक्चुअल चीज़ आपकी, जैसे मैंने बताया, स्टमक पे सारा जो है, तो डाइट ही सब इम्पॉर्टेंट है, हाइजीन इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ फूड इंपॉर्टेंट है, ये सब भी है। हाँ, बूस्ट करने के लिए तरीके आपके में से कहा, लेकिन डेफिशिएंसी होना चाहिए पहले बूस्ट करने के लिए। तो आप रिप्लेस किस चीज़ को करोगे? आपका ग्लास भरा पड़ा है दूध का और थोड़ी दूध डाल दोगे उसमें, वो तो वही बात है कि डालो दूध ही तो है, बस वो तो ओवरफ्लो करेगा ना, काम तो आएगा नहीं, वेस्ट ही होएगा। डॉक्टर निमिष, मैं अपन चलेंगे एक रैपिड फायर राउंड की तरफ, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बच्चों में प्रोटीन कितना ज़रूरी है और प्रोटीन कैसे पूरा हो सकता है बच्चों में? प्रोटीन की अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू पूछेंगे कि प्रोटीन कितना चाहिए बच्चों को, तो मेरी पर्सनल जैसे यहाँ पर राय डिफर कर सकती है डॉक्टर्स के बीच में, तो मैं अपनी पर्सनल राय दे सकता हूँ कि एवरेज ह्यूमन बॉडी को अराउंड 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए होता है पर डे 0.8 to 1 ग्राम। ठीक है। अब जैसे कोई किडनी पेशेंट्स हो गए तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, वो 0.4 to 0.6 चला जाएगा। अपन एक हेल्दी इंसान की बात करते हैं। हाँ, तो मैं वही चीज़ डिपेंड करके चलते हैं कि भाई 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट लेके चलते हैं। और जो कि ग्रोइंग बच्चे होते हैं तो आई थिंक वहाँ पर 2 ग्राम पर केजी तक जाता है। 5-7 साल के एज तक बच्चे ग्रो, क्योंकि बोन्स भी बड़ी होती हैं, प्रोटीन मास भी उनका धीरे धीरे बढ़ता है, मसल मास बढ़ता है, तो वहाँ तक 2 ग्राम पर केजी तक बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ानी चाहिए। फूड्स वही जनरली ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, आप लेज्यूम मतलब आपकी जो बीन्स होती हैं, ये सब, इन सब में प्रोटीन रहता है। लेंटिल्स दालों में रहता है। तो दूध में भी दूध, एग वाइट्स, एग जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मीट प्रोटीन, चिकन सब में ये रहता है, उस चीज़ की तरफ डिमांड करें। सप्लीमेंट्स वाइज फिर वही है कि बच्चों का थोड़ा सा ज़रूरी है देखना कि भाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स देने के लिए जनरली प्रोटीन सप्लीमेंट के नाम पे चीनी जा रही है, मैंने तो यही देखा है।
उन प्रोडक्ट्स में शुगर की मात्रा इतनी अच्छी है, टेस्टी बनाते हैं, बच्चे को पसंद आता है, तो उनकी कहीं ना कहीं सेल बढ़ती है। मेरे ख्याल से तो एक ट्रैप है, अपन किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखते हैं तो उसमें शुगर टॉप पे रहता है। तो वही बात है, इंग्रेडिएंट्स चेक करके यूज़ कर लीजिए, क्योंकि जो भी आइसोलेट वे प्रोटीन्स होते हैं जैसे से, तो आइसोलेट ही अपन जनरली यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ों के लिए। तो वो देख के बस वही, आप जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल इतना रहता है, तो मतलब अगर आप सप्लीमेंट से प्रोटीन मीट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 30 या दिन का 30 to 40% ही उससे मीट होना चाहिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट से, बाकी आपका डाइट से आना चाहिए। अपन करेंगे एक रैपिड फायर राउंड। जनता ने कुछ सवाल भेजे हैं मुझे, 4-5 सवाल है, अपन बात करते हैं। जब खांसी बढ़ जाती है तो कई लोग हनी देना प्रेफर करते हैं, कई जन कफ सिरप देते हैं, आपके हिसाब से क्या बेटर है? दोनों अपने जगह पे अपना काम कर सकती हैं। तो लोगों की बात में ये करें तो कि भी 1 से 2 साल से नीचे के बच्चों को जितना हो सके अवॉइड करें शहद देना, हनी देना। अच्छा, राइट, क्योंकि शहद के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बच्चों की इमेच्योर गट जो होती है लाइनिंग, उसको भेद जाते हैं, फिर उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक वो है, उसको बोटुलिन टॉक्सिन बोलते हैं, तो वो उससे होता है। तो छोटे बच्चों को आप कृपा करके ना दें शहद, 1 साल से नीचे के बच्चों को। 2 साल से ऊपर के बच्चे की गट इतनी हेल्दी हो जाती है शहद को डाइजेस्ट कर सकती है और वो सूदिंग इफेक्ट उसका ले सकते हैं। अब जहाँ कफ सिरप्स हो गया, तो कफ सिरप्स में ये है कि भाई जैसे म्यूकस का इफेक्ट भी होता है और ब्रोंकोडायलेशन चाहिए कि छाती अच्छे से खुले, तो उसके इफेक्ट्स कफ सिरप्स के अलग तरह पे होते हैं। दोनों का इफेक्ट अपने अलग जगह पे होता है, तो वो यूज़ करने का आपको वही तरीका बस वो साझा होना चाहिए। ब्लॉक्ड नोज के लिए नेबुलाइजर या स्टीम इनहेलेशन? वही दोनों के क्राइटेरियाज अलग अलग हो जाते हैं। बच्चों में मैं स्टीम इनहेलेशन रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके। हीट इंजरी के कारण, गर्म पानी की इंजरी के कारण पर्सनली रिकमेंड, आप खुद देख लीजिए। रिस्क फैक्टर है सर उसमें, रिस्क फैक्टर। बहुत बच्चे आते हैं गर्म दूध गर्म पानी से जलने वाली स्थिति को लेके, तो थोड़ी कॉशियसली करें, लेकिन स्टीम नो डाउट ब्लॉक्ड नोज में बहुत अच्छा है, बच्चा हेल्पफुल है। और नेबुलाइज जो है इट्स मोर इफेक्टिव इन चेस्ट कंजेशन। अब बच्चों में अगर आपको नेजल ब्लॉक का इशू है तो आजकल नॉर्मल नेजल सलाइन ड्रॉप्स आती हैं, तो वो डाल के भी आप कर सकते हैं, और वो चीज़ें हैं। स्टीम देने के लिए कॉशन बढ़ा रखें, या फिर इतना लंबा नोजल हो स्टीम का कि भी पानी जो है वो कांटेक्ट में नहीं आए। लेकिन फिर वही है, वो स्टीम गर्म भी तो होती है, वो इरिटेट भी करती है सिस्टम को, जाकर खांसी बढ़ा भी सकती है। साइनस है या नोज है, इस चीज़ में देते हैं तो मैंने देखा स्टीम देते तो आंख में भी जाता है, बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, नेबुलाइज करते हैं तो टारगेट पे जाता है। बच्चों के लिए स्टीम इज एक तरह से इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, और वो हीट अपने आप में गर्म है, तो किसी करें। आप ये देख सकते हैं कि ह्यूमिडिफाइड एयर का एक कंसेप्ट जो आप सुनते हैं कि मिस्ट एयर जो होती है, उससे बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है, वो आप यूज़ करो। अगला सवाल ये है कि अगर बच्चा खेल कूद रहा है लेकिन उसको फीवर है, तो दवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? फीवर है ऑब्वियसली, अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास पहुंच गया है तो पैरासीटामोल देनी चाहिए। एंटीबायोटिक वर्सेस स्टेरॉइड, कौन सी सेफ है या कौन सी डेंजरस है? दोनों ही डेंजरस हैं। एंटीबायोटिक्स विदाउट गाइडेंस डेंजरस है, स्टेरॉइड विदाउट गाइडेंस डेंजरस है। हमारा एक आखिरी सवाल कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसे खाने की चीज़ जो हर बच्चे की डाइट में होनी चाहिए इस फ्लू सीजन में। विटामिन्स एनरिच जो भी फूड्स आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे विटामिन सी का अच्छा रोल रहता है, तो उसमें सिट्रस फ्रूट्स हो गए, और मैं पर्सनली एग वाइट्स का प्रेफर करता हूँ कि एग वाइट्स प्रोटीन जो है न्यूट्रिशन के लिए, वो जो लोग एग्स खाते हैं उनके लिए वो बहुत वो भी ज़रूरी है। और फ्लू के अगेंस्ट इम्यूनिटी की जो आप बात करेंगे इस डाइट में होना चाहिए, तो देखो फिर वही एक बैलेंस डाइट का एक फैक्टर लेके चले। लेकिन जो मेन रोल जो ज़्यादा मैं इंक्लूड करता हूँ अगर स्पेसिफाई करें, तो देखिए जिंक, विटामिन सी और प्रोबायोटिक्स, इन दोनों का रोल फॉर गट हेल्थ, वो जिससे मैं कहना सोर्स तो सारा वही है, तो वो थोड़ा इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट बढ़ाने में ईजी रहता है। डॉक्टर निमिष, आपसे बात करके फिर से बहुत मज़ा आया, बहुत सारी ज्ञान की बातें मिली। छोटे बच्चों के लिए शायद बहुत ज़रूरी भी है। हमारे ऑडियंस को पिछली बार वाला अपना पॉडकास्ट भी बहुत पसंद आया था, उम्मीद करते हैं इस बार वाला भी पसंद आएगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर गर्मियों के सीज़न में एक और वार्तालाप करेंगे गर्मियों की बीमारियों को लेके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हरीश। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।